नमस्कार। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के सातपुर इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी सेंटर शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। नाइट कर्फ्यू फिलहाल महाराष्ट्र में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक रहता है और इसलिए आप देखेंगे कि सड़कों पर गाड़ियाँ ना के बराबर हैं। आमतौर पर इन सड़कों पर काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं, काफ़ी भीड़ होता है, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई सारे बदलाव किए गए हैं। लेकिन नासिक की अगर बात करें तो यहाँ पर कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उससे परेशानी बढ़ी है। अस्पताल में बेड मौजूद नहीं है, रेमडेसिविर जो दवाई है वो कहीं पर नहीं मिल रही है। इसके साथ ही जो निजी अस्पताल हैं वहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो रहे हैं। जो गंभीर मरीज़ हैं उनके परिजन परेशान हैं, उन्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मेरे पास ऑक्सीजन का पुरोठा ही कम हो रहा है, इसलिए मेरे को ना इलाज ज़बरदस्ती पेशेंट को जिधर ऑक्सीजन मिल रहा है उधर मैं पेशेंट शिफ्ट करने को रिलेटिव को बुला के मैंने उनको बोला है कि पेशेंट आप दूसरी जगह शिफ्ट करो, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन आपके पेशेंट के लिए नहीं है अवेलेबल। मेरे पास 20 पेशेंट कोविड के हैं, नॉन कोविड के मेरे पास 20 पेशेंट है। टोटल 8 पेशेंट वेंटिलेटर पे, जिसमें 6 पेशेंट कोविड में है। उनको ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो पेशेंट की डेथ 100% है। नासिक के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। आलम यह है कि अस्पताल प्रशासन खुद परिजनों को फोन कर मरीजों को दूसरी जगह ले जाने कह रहा है। अर्चना व्यवहारे की मां सुमंत कस्तूरे की उम्र 73 साल है और पिछले 17 दिनों से उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मां वेंटिलेटर पर हैं और अर्चना सुबह से ही दूसरे अस्पतालों में अपनी मां के लिए ऑक्सीजन वाले बेड को खोजने की कोशिश कर रही है। हॉस्पिटल को अगर ऑक्सीजन मिला तो रखेंगे मम्मी को, ऑक्सीजन नहीं मिला तो डेथ होने वाली है। शाम तक उनके पास ऑक्सीजन है। नासिक में केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि दवाई और इंजेक्शन की भी कमी है। सुबह 9:30 बजे की ये कतार से समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। दूर दूर से आकर लोग सुबह 4 बजे से दवाई का इंतजार कर रहे हैं और मेडिकल वालों का कहना है कि रेमडेसिविर आने वाले 2 दिनों तक नहीं मिल सकती। सर सुबह 4 बजे से आए हैं। कल भी आए थे हम, कल 10-11 बजे तक रुके थे यहाँ तक, लेकिन अब उन्होंने बोला कि अभी टोकन नहीं मिलने वाला, सुबह आ जाइए। मैं कल शाम से ढूंढ रही हूँ। अच्छा, मुझे अभी तक एक इंजेक्शन भी नहीं मिला है। आज तो कुछ स्टॉक आने वाला नहीं, कंपनी के पास शॉर्टेजेस है तो उसके कारण ही मेजर ये चंक हो रहा है। सर 2 से 3 दिन लग सकता है। पिछले 10 दिनों में नासिक में औसतन हर रोज 4000 कोरोना केस सामने आ रहे हैं, जिसका असर पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ा है। नासिक के सरकारी अस्पतालों में भी बेड से ज्यादा मरीज हैं। हम लोगों ने यहाँ पे 700 बेड्स का प्रबंध किया हुआ है। उसमें से 21 बेड्स जो है वेंटिलेटर के हैं, 250 बेड्स जो है वो ऑक्सीजन के हैं और जो बाकी के हैं वो जनरल पेशेंट्स के हैं। फिलहाल आज की तारीख में 710 पेशेंट्स एडमिटेड हैं। 700 बेड पर 710 पेशेंट्स हैं। 10 बेड्स की ज़्यादा सुविधा हम लोगों ने पोर्च पे या कमरों में एडजस्ट किया हुआ है। फिलहाल तो बेड्स टोटली फुल है, लेकिन हम लोग बेसमेंट में भी अभी ऑक्सीजन का अतिरिक्त बेड्स की सुविधा कर रहे हैं। वो भी 3-4 दिन में अभी अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध हो जाएंगे। तो वहीं प्रशासन का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले हालात बदले हैं और बहुत काम भी हुआ है। बेड की संख्या हमने पिछले 1 हफ्ते में 1000 से बढ़ाई है। हम अभी महापालिका और हम मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इसको और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। प्राइवेट अस्पताल जो है वो भी हम ले रहे हैं रिक्वेशन करके। तो मुझे लगता है कि बेड की संख्या जैसे पेशेंट बढ़ते जाएंगे उसी हिसाब से हम बढ़ाते जाएंगे। 1 साल बाद भी हालात पिछले साल की तरह होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन की ओर से ज़रूर कहा जा रहा है कि कई सारे बदलाव किए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हालात यही है कि ना ही मेडिकल में दवाई उपलब्ध है, ना ही अस्पताल में बेड, और निजी अस्पताल से भी अब ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होते नजर आ रहे हैं। नासिक से किशोर बेलसरे और कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ ही टीकाकरण का काम भी तेजी से चल रहा था। प्रतिदिन 4.5 लाख के हिसाब से लोगों को टीका लगाए जा रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसे कई सेंटर हैं जिन्हें बंद करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में अब कोरोना के टीका की भी किल्लत है। गोंदिया, चंद्रपुर में वैक्सीन का काम बंद हो चुका है और यवतमाल में भारी कमी चल रही है। पनवेल, सतारा, सांगली, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी में टीका सेंटर बंद पड़ गए हैं। मुंबई में भी आलम कुछ यूं है। पोस्टर लगे हैं, खेद जताया जा रहा है कि टीकाकरण बंद है। नवी मुंबई का भी यही रोना है। अस्पताल कह रहे हैं कि सप्लाई नहीं है, इसलिए वैक्सीन नहीं लग रहे। I have had no intimation on when the stocks are coming in.
मुझे कुछ पता नहीं कि वैक्सीन की सप्लाई हमें कब मिलेगी। हम हर रोज वैक्सीन सप्लाई करने वालों के संपर्क में हैं। हम हर 3 घंटे में उनसे बात कर रहे हैं कि हमें वैक्सीन की सप्लाई कब मिलेगी। We are talking to them almost every 3 hours. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री केंद्र से मदद मांग रहे हैं। सांगली, सातारा, बुल्ढाना, पनवेल ये डिस्ट्रिक्ट्स में बिल्कुल कई सेंटर्स जो खोले गए थे, 100-200 सेंटर्स जो एक डिस्ट्रिक्ट्स में खोले गए थे, तो सब के सब सेंटर बंद हो रहे हैं क्योंकि उनके पास एक दिन का भी अभी वैक्सीन नहीं रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इतना ऑक्सीजन पे रखना, यानी ऑक्सीजन का रखने का मतलब आप समझ लो कि ऐसा एकदम हैंड टू माउथ लाना, ये ठीक नहीं है। 1 हफ्ते का स्टॉक मुझे लगता है हर राज्यों को देना ही चाहिए, यही सिस्टम रखना चाहिए, यही मैनेजमेंट रखना चाहिए। ऐसी मेरी दरखास्त है, ऐसी मेरी मांग है। सियासत भी खूब हो रही है। बयान देने वाले खुद कह रहे हैं कि टीकाकरण पर टीका टिप्पणी न करिए। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका लेखा जोखा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ले रही है। महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही है उसका संज्ञान गुजरात हाईकोर्ट ने भी लिया है। सबको मालूम है महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, सभी तरह का प्रेशर है। यह प्रेशर आर्थिक है, ये प्रेशर वैक्सीन का है, ये प्रेशर बढ़ते हुए संक्रमण का है। तो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी न करने से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने एक साथ मिलकर लोगों की सेवा करनी। महाराष्ट्र सरकार को कितनी वैक्सीन मिली, उसमें से कितनी वैक्सीन आज भी सरकार के पास शेष है और पाइपलाइन में कितनी वैक्सीन दी हुई है, इसके सारे आंकड़े केंद्रीय मंत्री ने स्वयं घोषित किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन की राजनीति बंद करनी चाहिए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच एक जो आशा की किरण है वो है टीकाकरण, और टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच में तनातनी है। राज्य की मांग है कि आबादी के हिसाब से और कोरोना के बढ़ते मामलों के हिसाब से ज़्यादा टीकाकरण के लिए टीका मुहैया कराया जाए, और यही इस वक्त में महाराष्ट्र की एक ज़रूरत भी है। मुंबई से अभिषेक शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इतने लोगों की मौत हो रही है कि शमशान घाट में अब टोकन लेना पड़ रहा है। देखिए लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान की रिपोर्ट। दुष्यंत कुमार की एक कविता है कि मरघट पे भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम। और तो मज़ारों पे लोग दुआएं मांगने जा रहे होंगे, लेकिन मरघट पे लोग मर के आ रहे हैं कोविड की वजह से। लखनऊ के हम विद्युत शवदाह गृह में हैं। ये अंदर फर्नेस लगा हुआ है, 2 मशीनें चलती हैं जहाँ पे शवदाह के लिए कोविड पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जा रही है वो आ रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे बॉडी आती है, इसको सैनिटाइज किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम के बाहर एम्बुलेंस की भीड़ है। इनमें कोविड से मरने वालों के शव हैं। कभी कभी इतनी एम्बुलेंस आ जाती हैं कि रास्ता जाम हो जाता है। क्रेमेटोरियम के बाहर लोग शवदाह के लिए टोकन लेके अपनी बारी के लिए कतार में हैं। गमज़दा थके मांदे लोग यहाँ वहाँ बैठे हैं। आलोक पराड़कर अपने ससुर के अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। इसके लिए उन्हें 8 घंटे बाद का टोकन मिला है। जब मैं आया यहाँ तो मुझे बताया गया कि उनका 8वें नंबर पर अंतिम संस्कार होगा और हर अंतिम संस्कार के लिए यहाँ 1 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार मुझे 8 घंटे की लंबी प्रतीक्षा से गुजरना होगा। हर अंतिम संस्कार के बाद पूरे क्रेमेटोरियम को सैनिटाइज किया जाता है। इसमें भी वक्त लगता है। उसी केमिकल से अंतिम संस्कार कराने वालों को भी नहलाया जाता है। चूँकि ये सियासत की दारुल सल्तनत है, लिहाजा शमशान में भी मुर्दों का वीआईपी स्टेटस बरकरार है। वो कतार तोड़ के पहले ऊपर जाना चाहते हैं। जब भी कोई वीआईपी आता है उसका कहना होता है कि सर आप सबसे पहले मेरी बॉडी करेंगे, लेकिन हम ये कर नहीं पा रहे हैं इस टाइम पे कि भाई जिसका जो टोकन है, जिसका जो नंबर है, उस नंबर ही पे करेंगे सबको। लेकिन हमारे जो कुछ अधिकारी हैं वो गुस्साते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत बदतमीज हो, हमारा कहा नहीं सुनते। जो गुजर गए उन्हें तो बिजली के फर्नेस ने मिनटों में राख कर दिया, लेकिन जो हमराह थे वे गमज़दा, रंजीदा और टूटे हुए हैं। हर आंख नम है, हर गला रुंधा हुआ। जिनकी अभी बहुत ज़िंदगी थी वे भी बीच राह में छोड़ गए। मुन्ना ने कल ऐसे 23 लोगों का अंतिम संस्कार किया।
इस मुश्किल काम के लिए उन्हें तनख्वाह सिर्फ 6,000 रुपये महीना मिलती है। सर डर तो लगता है, इसीलिए तो सर हम लोग शाम को अपने परिवार के बीच में नहीं जाते हैं कि बाई चांस अगर हमको कोविड हो गया तो हमारे परिवार को खतरा हो सकता है। तो हम लोग यहीं 3-4 बजे तक काम करते, 5 बजे तक, उसके बाद यहीं सो जाते हैं। यहाँ आके ज़िंदगी की क्षण भंगुरता का एहसास और गहरा हो जाता है और लगता है कि ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत सब किराएदार हैं, घर बदलते रहते हैं। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे नक्सलियों के कब्जे से रिहा हुए CRPF जवान के बारे में। बैठ के जा। पिछले हफ्ते माओवादियों ने CRPF के जिस कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह का अपहरण किया था, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। परिवार वाले अब उनके वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों के सामने एक अगवा कमांडो की रिहाई। धीरे धीरे उसके हाथ खोले गए। रिहाई के इस आयोजन से बीजापुर के इस इलाके में माओवादियों ने अपनी पकड़ का प्रमाण भी पेश कर दिया। बीजापुर से सैकड़ों मील दूर जम्मू में जश्न शुरू हो गया। कमांडो राकेश्वर सिंह यहीं से हैं। पापा आप जल्द से जल्द आ तो गए हो और घर वापस आ जाओ। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और जो छोड़ रहे हैं हम उनका धन्यवाद, जो हमारे बेटे को छोड़ रहे हैं, और भगवान का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। भगवान को बोलूँगी, उसके बाद गवर्नमेंट को बोलूँगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, उसके बाद मीडिया को और फोर्स को बोलूँगी थैंक सो मच। दरअसल माओवादियों पर भी ये दबाव रहा होगा कि इस हमले के बाद वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश करें। कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मिन्हास की रिहाई में 51 साल के स्वतंत्रता सेनानी पद्मश्री धर्मपाल सैनी, गोंडवाना समाज के तेलाम बुड़ैया और स्थानीय साथी पत्रकारों का बड़ा योगदान रहा है। जब पुलिस प्रशासन बार बार यह दोहराता रहा कि वो नक्सलियों के दावों की पुष्टि कर रहा है, इस दौरान ये साथी अपने काम में लगे थे, जिसकी वजह से कमांडो की रिहाई मुमकिन हो पाई। बीजापुर से विकास तिवारी और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट प्रवीण जिरोहित को दीजिए इजाज़त। उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरह से हालात हैं उसे देखते हुए आप सीख लेंगे और सारे नियमों का पालन करेंगे। साथ ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।